हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी कक्षा में। पिछले वीडियो में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो एक बार उसे फिर से देख लीजिए। वहीं आज हम चर्चा करेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। तो रासायनिक गुणों के बारे में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक गुण वो होते हैं जिसके अंदर पदार्थ की आंतरिक संरचना यानी उसका आंतरिक स्वरूप पूर्ण तरीके से बदल जाता है। यानी पदार्थ जो पहले था हम पुनः उसको वापस से वैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम धातु और अधातु के सबसे पहले गुण के बारे में पढ़ेंगे। पहला गुण है धातु और अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। आप जानते हैं कि फेरस यानी कि आयरन, जिसे हम लोहे के नाम से भी जानते हैं, अगर हम उसको खुले स्थान पर रख दें तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। इसी प्रकार से कोई कॉपर यानी तांबे के बर्तन को अगर लंबे समय तक वायु में रख दें तो उसके ऊपर भी हल्की परत जम जाती है। यहाँ मैं वायु बोल रही हूँ लेकिन ऑक्सीजन शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर ही ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए ऑक्सीजन से क्रिया या वायु से क्रिया ये दोनों एक ही गुणधर्म हैं। तो धातुओं के अंदर क्या होता है, अगर हम इस जमने वाली हरी परत या जंग का अगर हम परीक्षण करें, कोई विलयन बना करके इसका परीक्षण करें, तो हम पाएंगे कि लिटमस परीक्षण करने पर इसका लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है। यानी कि इसकी प्रकृति कैसी हुई, क्षारीय प्रकृति। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसी होती है, वो धातुओं के साथ क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है और मोमबत्ती की सहायता से उसे जलाया जा रहा है। चूँकि मैग्नीशियम एक धातु है तो इसको जलाने पर एक सफ़ेद रंग की राख प्राप्त होती है। उस राख को जब परख नली के अंदर जल के साथ मिलाया जाए तो हमें एक विलयन प्राप्त होता है। उस विलयन के अंदर अगर हम लाल रंग का लिटमस पत्र डालेंगे तो हम पाएंगे कि उस लाल लिटमस पत्र का रंग जो है वो नीला हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि धातु, मैग्नीशियम एक धातु है, उसकी प्रकृति कैसी हुई, क्षारीय हुई, अर्थात धातु जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। वहीं बात करें अब हम अधातुओं की, तो अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसी होगी, बिल्कुल इसके विपरीत। यानी कि अधातुएं जो है अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि सल्फर एक अधातु होती है, अगर उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हमें एक विलयन प्राप्त हो गया। उस विलयन से अगर हम लिटमस परीक्षण करें नीले लिटमस पत्र का रंग जो है वो लाल हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अधातुओं की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले गुणधर्म यानी धातु और अधातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में। धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जबकि अधातु ऐसी कोई गैस उत्पन्न नहीं करती है। इसे भी हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि परख नली के अंदर एक अम्ल है, उस अम्ल का नाम है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें हमने एक धातु का टुकड़ा डाला जिसका नाम जिंक है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर से हाइड्रोजन के बुलबुले निकलने लगते हैं। अब इसका और परीक्षण करने के लिए यहाँ पर एक प्रवाह नली लगाई गई और उसे साबुन के विलयन के अंदर प्रवाहित किया गया। तो उस साबुन के पानी के अंदर से कुछ बुलबुले प्रवाहित होते हैं। जब हम उसके पास में जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं, जलती हुई माचिस लेकर जाते हैं, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि उससे ये पता चलता है कि ये गैस कौन सी है, ये हाइड्रोजन गैस का दहन हुआ है। तो ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। वही अधातुएं जो हैं ऐसे ही कोई पॉप ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, उससे कोई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले नहीं निकलते हैं। यानी कि अधातुएं तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले गुणधर्म यानी धातु और अधातु की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया होने पर वही तनु अम्लों की तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और अधातुएं जो है वो क्षार अम्लों के साथ एक जटिल अभिक्रिया करती है। जटिल अभिक्रिया का मतलब है कि उसके अंदर अधातु डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर उस विलयन को अगर हम गर्म करें तब जाकर उसके अंदर कोई अभिक्रिया होगी। यानी हमें अभिक्रिया करवाने के लिए, अधातुओं के क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए उसे उच्च ताप पर गर्म करना पड़ता है। तो इसी को हम जटिल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें हमारे अगले गुणधर्म जल के साथ अभिक्रिया के बारे में,
धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और वहीं अधातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, जब हम जल के अंदर सोडियम धातु का एक टुकड़ा डालते हैं तो वो जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, यानी ये इसकी सतह के ऊपर उछलने लगता है। और अगर हम थोड़ा बड़ा टुकड़ा लें तो इस जल के अंदर आग भी लग सकती है। इसे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जल के अंदर हमने एक सोडियम का टुकड़ा डाला तो वो किस प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अगर हम सोडियम धातु का थोड़ा बड़ा टुकड़ा काम में लें तो इस जल के अंदर आग भी लग जाती है, अर्थात धातुएं जो हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। वहीं अगर अब हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। फॉस्फोरस एक ऐसी अधातु है जो वायु के अंदर आग पकड़ लेती है। सल्फर तो जल के अंदर आग पकड़ती है, वहीं फॉस्फोरस वायु में आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको जल में रखा जाता है ताकि वह प्रकृति के साथ अभिक्रिया नहीं करे और आग ना पकड़े। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि अधातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो बच्चों, ये हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले हम भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं। हमारे अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं के उपयोग। धन्यवाद।